हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वेलो स्टार के एपिसोड 169 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग खुद को और अपनी पूरी आर्मी को इमोर्टल इंसेक्ट मदर नेस्ट से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर कई सारी चालें आजमाने के बावजूद भी जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते तो एल्डर सैमस खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उन्हें बचाने लगे थे कि तभी वहां पर एंट्री होती है मास्टर जियो जियान और उनकी इमोर्टल आर्मी की, जिन्होंने एल्डर सैमस को खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से बचा लिया था। और इसी के साथ अब होगी बराबरी की टक्कर, इमोर्टल इंसेक्ट मॉन्स्टर्स वर्सेस इमोर्टल ह्यूमंस। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ फेंग तेजी के साथ एल्डर सैमस के पास आकर उन्हें अपने साथ स्पेसशिप में ले आता है ताकि अब आगे होने वाली फाइट में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। यहाँ हम देख पाते हैं कि एल्डर सैमस तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। वो खुद को संभालते हैं तो तभी वो वाता खुश होते हुए कहती है, ये तो मास्टर जियो जियान वनरेबल 9 स्वॉर्ड्स हैं। उनके साथ जितने भी वॉरियर्स हैं वो सारे मार्क्विस अनडाइंग किंग रैंक के हैं। वाता ये बताते हुए काफी खुश हो रही होती है तो वहीं हम मास्टर जियो जियान को देखते हैं जो बिना एक सेकंड गवाए अपनी पूरी आर्मी से इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करवाना शुरू कर देते हैं। इस पर मदर नेस्ट क्वीन भी कहां कम थी, वो अपने सारे सोल्जर्स को अग्रेसिवली अटैक करने को कहती है। इसीलिए अब ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी मास्टर जियो जियान तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लॉसेस को कम करने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स आकर इस बैरियर के साथ टकरा रहे थे। पर वो मॉन्स्टर्स इससे आगे बढ़ते हुए ह्यूमन वॉरियर्स को किल नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि इसका फायदा उठाते हुए ह्यूमन वॉरियर्स ने बड़ी आसानी से इस बैरियर को क्रॉस करते हुए इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को किल करना शुरू कर दिया था। इस वजह से मास्टर जियो जियान का पलड़ा भारी हो जाता है और उनके वॉरियर्स बड़ी तादाद में इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को किल करते जा रहे थे और कई सारे वॉरियर्स तो पीछे रहते हुए लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की तादाद को कम करते जा रहे थे, जो देखकर क्वीन को गुस्सा आ जाता है। पर अब चाहे वो कुछ भी कर ले वो इनका सामना नहीं कर सकती और ये चीज उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाती है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक पोर्टल ओपन करके वहां से भागने की कोशिश करने लगी थी। अभी इससे पहले कि वो उस पोर्टल के अंदर एंटर हो पाती तभी मास्टर जियो जियान ने बड़ी तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल पर ही एक बैरियर बना दिया था। इंसेक्ट क्वीन ये देखकर कि उसका यहाँ से बचकर भागने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है तो वो गुस्से में एक जोरदार रोर लगाती है, जिसकी वजह से उसके सारे इमोर्टल इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को बहुत जोर जोर से झटके लग रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी क्वीन को क्या चाहिए। इसीलिए वो सारे के सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स ह्यूमंस के साथ फाइट करने की बजाय अपनी क्वीन के ऑर्डर को मानते हुए जोर जोर से इनके ऊपर रोर करते हुए तेजी के साथ अपनी क्वीन की तरफ भाग गए थे। और यहाँ पर आने के बाद मास्टर जियो जियान के लगे हुए बैरियर को खाते हुए उसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये नोटिस करते साथ ही मास्टर जियो जियान अपनी एक पावरफुल और जाइंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए क्वीन नेस्ट को ही बीच में से काटने लगते हैं। लुओ फेंग और बाकी सभी भी अपने स्पेसशिप में ये देख पा रहे थे और फेंग मास्टर जियो जियान के इस अटैक को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। वहीं इधर बैटलफील्ड में ह्यूमन इमोर्टल्स लगातार इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को किल करते जा रहे थे और मास्टर जियो जियान का अटैक भी तेजी के साथ इंसेक्ट मदर नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि इंसेक्ट क्वीन के वो मॉन्स्टर्स अभी भी पोर्टल के ऊपर लगे हुए बैरियर को हटाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। ये देखकर मदर नेस्ट को मालूम हो गया था कि अगर वो और देरी करेगी तो उसका पूरा का पूरा मदर नेस्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए उसने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए बैरियर के ऊपर लगे हुए सारे के सारे इमोर्टल इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। और हम देखते हैं कि ये सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स बिना कुछ सोचे समझे अपने क्वीन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से आखिरकार मास्टर जियो जियान का पोर्टल के ऊपर लगा हुआ बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता और मदर नेस्ट तेजी के साथ वहां से टेलीपोर्ट करते हुए चली गई थी। अगर एक सेकंड भी वो वहां पर और रुकी रह जाती तो मास्टर जियो जियान की वो जाइंट स्वॉर्ड उसे 2 टुकड़ों में काट देती, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। पर इसके बावजूद भी मास्टर जियो जियान की वो स्वॉर्ड अपने रास्ते में आने वाले कई सारे प्लैनेट्स को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देती है और हमें उनके सामने हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। मदर नेस्ट के यूं बचकर भाग जाने की वजह से मास्टर जियो जियान सभी से कहते हैं, स्क्वाड 1 टारगेट की टेलीपोर्टेशन लोकेशन को सिक्योर करने के लिए मेरे साथ गॉडलैंड चलो और बाकी स्क्वाड्स स्टार रीजन्स में जितने भी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स बचे हैं उन सबको खत्म कर दो। इस पर वो सभी वॉरियर्स ऑर्डर फॉलो करते हुए कहते हैं, यस सर। और फिर इसके बाद मास्टर जियो जियान वहां से जाने से पहले एक बार लुओ फेंग की तरफ देखते हैं और अपना सर हिलाकर इशारा करते हैं। इसका मतलब क्या है आई होप आप सब समझ गए होंगे। और अब फिर उनके चले जाने के बाद वहां स्पेस में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सारा माहौल शांत होने के बाद अब लुओ फेंग मिस जुई से पूछता है, 9th लीजन की कैजुअलिटी रिपोर्ट क्या है। इस पर मिस जुई काफी उदास होते हुए गहरा सांस लेती हैं और फिर सामने स्क्रीन पर रिपोर्ट पेश करते हुए बताना शुरू करती हैं कि 30 फ्लीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्हें हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा और इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का वो कंबाइन अटैक जिसकी वजह से पूरा इंपीरियल कैपिटल प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। उस एक्सप्लोजन में हमारे तैनात सारे सोल्जर्स इंस्टेंटली मारे गए। फेंग उनकी ये बात सुनकर काफी हैरान होता है और अपने सामने स्क्रीन पर उस रिपोर्ट को देखता है जिसमें कि 30 फ्लीट्स के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि इन 30
फ्लीट्स के अंदर 3000 इमोर्टल्स, 30,000 वर्ल्ड मास्टर्स और 300,000 यूनिवर्स लेवल वॉरियर्स थे। लेकिन इसमें से सिर्फ 1900 इमोर्टल्स और 6000 वर्ल्ड मास्टर्स ही बच सके, जबकि यूनिवर्स लेवल के सारे 300,000 वॉरियर्स मारे गए और कई फ्लीट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। ये देखकर तो फैंग को भी झटका लगता है और वो भी काफी उदास हो गया था। मिस जुई अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, आयरोनिकली इंपीरियल प्लेनेट के उस एक्सप्लोजन में याओ हाई की बाकी सभी फोर्सेस भी खत्म हो गई। खुशकिस्मती से दूसरे 7 फ्लीट्स ने सक्सेसफुली अपना मिशन पूरा किया और कम से कम लॉस उठाया। ऑन द अदर हैंड वनरेबल 9 स्वॉर्ड्स ने पता लगा लिया है कि मदर नेस्ट क्वीन की यहाँ से बचकर भागने में मदद किस गद्दार ने की। उसका नेम है मार्क्विस मूली और वो यूनिवर्स फर्स्ट बैंक से है। उस वक्त मदर नेस्ट क्वीन ने उसके गोल्ड लैंड को एज अ स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल किया और फिर उन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जर्ज रेस टेरिटरी में वापस लौट गई ताकि उसका पीछा ना हो पाए और वो वनरेबल 9 स्वॉर्ड्स से अपनी जान बचा सके, और वो इसमें कामयाब भी हो गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर लुओ फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना पंच भी बना चुका था। तभी एल्डर सेवंस कहते हैं, जर्ज रेस ह्यूमन टेरिटरीज में बागियों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करती है। हालांकि हम क्वीन के नेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, जो काफी अफसोसनाक है, पर हमने उनके 2 अनडाइंग एजेंट्स को किल कर दिया है। ये उनके लिए पहले ही एक बड़ा धचका है। उनकी ये सारी बातें सुनकर फेंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और एक गहरी सांस लेता है। तभी मिस जुई को कुछ मैसेज आता है और वो फेंग से कहती हैं, इनवॉय लुवो, वनरेबल 9 स्वॉर्ड्स के अंडर आने वाले लीजन्स ने एजेंट्स के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर लिया है, यानी कि याओ हाई और काइजर के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को ढूंढ लिया है। उन्हें पता चला है कि जर्ज रेस ने याओ हाई के हाथों अर्थ पर एक टीम को भेजा है ताकि वो अर्थ को नुकसान पहुंचा सके। जिस पर एल्डर सेवंस कहते हैं, अब क्योंकि गद्दारों को खत्म कर दिया गया है तो उनके सबॉर्डिनेट्स यकीनी तौर पर पनिशमेंट से नहीं बच पाएंगे। हाउएवर अगर वो इनवॉय लुवो के होम टाउन को होस्टेज बनाकर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले कि वो आगे कुछ कहते तभी लुओ फेंग कहता है, अर्थ कोई ऐसी जगह नहीं है जो आसानी से कुछ स्पाइस के हाथों कंट्रोल कर ली जाए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कई सारे साथी हैं जिन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ हमें कुछ सीन्स में देखने को मिलता है कि जब वो स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा था तब वॉरियर ली शैन और बाकी सभी को पता चल गया था और उन्होंने माइक्रोस्कोपिक ट्रेसिस से ये पता लगा लिया था कि वो स्पेसशिप अर्थ में आ चुका है। और साथ ही हमें यह भी पता चल जाता है कि वो याओ हाई ही था जिसने कुछ एपिसोड्स पहले अपने स्पाइस के स्पेसशिप को अर्थ के सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट किया था। तभी इधर एल्डर सेवंस लुओ फेंग से कहते हैं, मुझे यकीन है कि जल्दी जर्ज रेस को पता चल जाएगा कि ह्यूमन टेरिटरीज में केओस में जाना अब उनके बस की बात नहीं है। यानी कि एल्डर सेवंस को लुओ फेंग के ऊपर पूरा यकीन है कि वो जल्दी ह्यूमन टेरिटरीज के अंदर से जर्ज रेस का नामो निशान मिटा देगा। उनकी ये बात सुनने के बाद लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, आप सबका शुक्रिया, आप सभी की मदद के बदौलत मैं याओ हाई और उसके सारे के सारे गद्दार साथियों को कम्प्लीटली खत्म कर पाने में कामयाब हुआ। ये सुनना ही था कि मिस जुई और एल्डर सेवंस को पता चल जाता है कि अब उनके जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए वो भी लुओ फेंग को ग्रीट करते हैं। और मिस जुई वहां से जाते हुए फेंग से कहती हैं, ये नस्ली जंगें वाकई कभी खत्म नहीं होंगी और अभी इस सब के बाद तो ये सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति है। ये कहने के बाद मिस जुई अपने सारे के सारे फ्लीट्स को लेकर तेजी के साथ वहां से वापस लौट जाती है और एल्डर सेवंस भी अपनी टीम को लेकर जा चुके थे। उनके चले जाने के बाद फेंग कहता है, इस वॉर में कई सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जिस्टेंस सामने आई और मैं उनके टेरिफाइंग एक्सटेंट और डिस्ट्रक्टिव पावर्स को विटनेस कर सका। अगर इन एग्जिस्टेंस ने कभी भी अर्थ पर अटैक करने का रुख कर दिया तो मुझे डर है। अभी इससे पहले कि फेंग आगे कुछ कह पाता तभी उसके रिस्ट डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे जब जैसे वो देखता है तो उसे देखते ही काफी चौंक गया था क्योंकि ये एक अनडाइंग वनरेबल से लुओ फेंग को कॉल आ रही होती है जिसके बारे में वो भी नहीं जानता। तो अब उनसे बात करने के लिए लुओ फेंग अपने वर्चुअल यूनिवर्स पैलेस में आ जाता है और दोबारा उनकी कॉल आने का वेट करते साथ साथ अपने मन में कहता है, वनरेबल अनडाइंग, ये तो जाइंट जी बैटल अरीना में एक सीनियर फिगर हैं। इनकी स्ट्रेंथ तो जाइंट जी अरीना के वनरेबल अनडाइंग फायर एरोजन से थोड़ी सी ग्रेटर है। ये फायर इरोजन किंग यांजू के फादर हैं। पर फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंस उससे कांटेक्ट क्यों करना चाह रही है और कॉल के आते साथ ही इसलिए वो फौरन से कॉल पिक करता है। पिक करते साथ ही वो वर्चुअल रियलिटी में खींचा चला गया था। फेंग को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये इसने कैसे किया, इसलिए वो अपने मन में कहता है, ये सिर्फ एक वीडियो कॉल के थ्रू पूरी की पूरी वर्चुअल रियलिटी को आसानी से शेक कर सकता है। अब इसके बाद वो वनरेबल लुओ फेंग के सामने अपीयर होते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम मिल्की वे गैलेक्सी के लॉर्ड हो? फेंग उनके इतने कहने के शॉक वेव से ही काफी पीछे धकेल दिया गया था, इसलिए वो खुद को संभालते हुए कहता है, जी हाँ।
और अब इस वक्त तो फैंग का हाल ये था कि मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी है। वल्नरेबल अपनी पावर्स को शो करते हुए फैंग से कहते हैं, अपनी गैलेक्सी मेरे हवाले कर दो और बस अपनी प्राइस बोलो। ये कहते हुए वो फैंग के ऊपर अपनी पावर्स का फोर्स भी डाल रहे थे। फैंग उसे झेलते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ खास वैल्यू होल्ड नहीं करती, तो फिर आखिर ये मुझे टारगेट क्यों कर रहा है। फैंग समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। और हम देख पाते हैं कि इनकी पावर्स का सामना करते हुए फैंग के पसीने भी छूट रहे थे। और क्योंकि ये एक वल्नरेबल है तो फैंग इनके सामने जरा से भी लापरवाही नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने मन में बहुत ही बारीकी से सोचते हुए कहता है, However, मैं इनकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो हो सकता है कि ये जबरदस्ती मुझसे मेरी गैलेक्सी छीन लें। इसीलिए फैंग बड़े ही पोलाइट वे में उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैं अपनी गैलेक्सी के बाकी सारे प्लैनेट्स आपको हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ अर्थ को छोड़कर। ये सुनकर पता नहीं क्यों एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग के नीचे की सारी जमीन को शैटर्ड कर देते हैं और वर्चुअल रियलिटी को अर्थ के सोलर सिस्टम जैसा बनाते हुए कहते हैं, मेरी ऑफर इसके ऑपोजिट है, मुझे बाकी सभी प्लैनेट्स नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अर्थ चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो फैंग के ऊपर अपना और भी ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से फैंग खड़ा भी नहीं रह पाता और वो जमीन पर सीधा गिर पड़ता है। फैंग खड़ा होने की अपनी बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं हो पाता और साथ ही साथ कहता है, मैं इसके लिए पिछले कई 100 सालों से बहुत हार्ड वर्क करता रहा हूँ। अर्थ आज जिस हालत में है इसे इस मुकाम पर लाने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की है। उसके ये कहने के बावजूद भी वल्नरेबल को क्योंकि उनका आंसर नहीं मिला जो वो सुनना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग को हवा में उठाकर उसकी रिब्स बोन को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता और फैंग के मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। पर अभी भी वो सिर्फ एक ही बात कहता है, आई एम सॉरी। पर वल्नरेबल फिर भी उसके ऊपर प्रेशर डालना नहीं रुकते, वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। तभी फैंग आगे कहता है, मैं इसे वाकई ही तुम्हें नहीं बेच सकता। ये सुनने के बाद तो वल्नरेबल फैंग के ऊपर से अपना सारा प्रेशर हटा लेते हैं और अपने हाथ से भी दूर पटक देते हैं और कहते हैं, तुम कितने बोल्ड हो, मुझे पसंद आया, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बस मुझे अर्थ पर एक पीस ऑफ लैंड दे दो और हमारा ये मैटर सेटल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद फिर फैंग उनके साथ एक डील करता है और वर्चुअल रियलिटी से वापस आकर सुकून का सांस लेता है। यहाँ फैंग हमें बताता है, इन द एंड मैं उससे अर्थ पर एक आइलैंड देने पर एग्री हो गया ताकि फ्यूचर में हमारे बीच और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये कहते हुए हम देख पाते हैं कि फैंग की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो कितने लंबे लंबे और गहरे गहरे सांस ले रहा है और अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, शायद यही हमारी इस अनइक्वल नेगोशिएशन का बेस्ट आउटकम था। पर अभी मुझे डर है कि अगर वल्नरेबल अनडाइंग ने वाकई ही अर्थ पर कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया जो स्पेशल वैल्यू रखता है, तो फिर ये वैल्यू बाकी दूसरे भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करेगी। फैंग के ये कहते साथ ही सीन कट होता और हमें अर्थ के सोलर सिस्टम को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम अर्थ पर मौजूद अमेज़न जंगल्स को देखते हैं जहां पर कुछ वॉरियर्स टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुके थे और हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि किंग यांजू है, जो अपने साथ कई सारे अनडाइंग वॉरियर्स को लेकर अर्थ पर हमला करने के लिए आ चुका है। और ये सब पॉसिबल हो पाया होता है उसके उस अनडाइंग क्रिस्टल की वजह से, जिसे उसने कुछ एपिसोड्स पहले अपने एक सर्वेंट के हाथों अर्थ पर पहुंचाया था। किंग यांजू का एक साथी उनके करीब आते हुए कहता है, अर्थ वाकई काफी दूर है, ये तो अच्छा है हमने पहले ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट मार्कर सेट कर दिया था, जिसकी वजह से अब हमें फायदा हो रहा है। जूनियर ब्रदर, अब हमें आगे क्या करना है, हम तुम्हारी कमांड को फॉलो करेंगे। इस पर हमें देखने को मिलता है कि किंग यांजू मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। अब इसके आगे क्या करने के इविल प्लान्स हैं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने आप सभी को अपनी सिटी का नेम कमेंट करने को बोला था, जिसमें आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो अब मैं आपको अपनी लोकेशन बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ पंजाब की एक सिटी ओकारा में, जो आपको गूगल मैप पर सर्च करने पर इजीली मिल जाएगी। अगर आप में से कोई मुझसे मिलना चाहता है तो इस जगह पर आ सकता है, मैं बहुत खुशी से उसका वेलकम करूंगा। और इसी के साथ अब आपको नेक्स्ट कमेंट करनी है अपनी अपनी बर्थ डेट। देखते हैं आप में से कितने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा।